हेलो, हाय, वेलकम, नमस्ते। मेरा नाम ऋतिक और आज हम फिर से बात करने वाले हैं एक और इंटरेस्टिंग कंसेप्ट के ऊपर। तो ये वीडियो उन बच्चों के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट होने वाली है जिनके पास सब्जेक्ट है सेमेस्टर 4 में इंट्रोडक्टरी और बेसिक्स इकोनोमेट्रिक्स। चलिए शुरू करते हैं लेसन नंबर 5 के एक और इंपॉर्टेंट कंसेप्ट को। तो अब तक हम मल्टी कोलिनियरिटी को प्रीवियस वीडियोस में डिस्कस कर चुके हैं। आज हम बात करेंगे, यानी कि हमने उसका नेचर भी समझा, उसका इंपैक्ट भी समझा। आज हम समझेंगे उसको डिटेक्ट कैसे करते हैं और उसको ठीक कैसे करते हैं, यानी कि रेमेडीज क्या होंगी और डिटेक्शन के मेथड्स कौन कौन से होंगे। और भाई कंप्लीट इसके नोट्स बन चुके हैं। जिन बच्चों को नोट्स परचेज करने हैं वो इस नंबर पे जाए 9667836336 यहां जाके नोट्स ले सकते हैं। अब शुरू करते हैं आज का कंसेप्ट, जहां पे आज हम बात करने वाले हैं कि डिटेक्शन कैसे करते हैं हम मल्टी कोलिनियरिटी का। और उम्मीद है आप लोग अब तक सारी प्रीवियस वीडियो सीरीज में देख रहे हो और खासकर आपने मल्टी कोलिनियरिटी पढ़ लिया है प्रीवियस वीडियोस में। और कई बच्चे कमेंट करेंगे भाई कितनी वीडियोस और आएंगी, तो मैं उम्मीद करके चल रहा हूं कि अभी तो लेसन नंबर 5 चल रहा है, 6 और 7 बाकी है, यानी कि कम से कम 40 वीडियोस तक मैं लेके जाऊंगा इस सीरीज को, यानी कि 40 वीडियोस तक जाएगी आराम से ये सीरीज। चाहे मैं कितना ही कम कर दूं, पर 40 वीडियो की सही भी है, क्योंकि अगर मान लो अगर आप एवरेज वीडियो की लंबाई देखोगे तो हर एक वीडियो जो है ऑलमोस्ट सिर्फ या तो 15 मिनट की होती है एवरेज। अगर 15 मिनट वीडियो की लेंथ है और अगर मैं 40 वीडियोस में भी कवर कर रहा हूं, यानी कि 10 आवर्स, जो कि ज्यादा बड़ी बात नहीं है। अगर आप एक सब्जेक्ट को 10 घंटे भी नहीं पढ़ोगे तो क्या फायदा। और कई कह रहे हैं न्यूमेरिकल आएंगे नहीं आएंगे, कई बच्चे कमेंट करें न्यूमेरिकल्स आएंगे। भाई स्टडी मटेरियल जैसा बनाया हुआ है वैसा ही पढ़ाया जा रहा है आप लोगों को, तो उस पर ध्यान मत दो। अगर न्यूमेरिकल्स आते भी हैं तो मैं सीरीज के एंड में आप लोगों को पेपर से पहले प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर करवा दूंगा, जिससे आपको क्या हो जाएगी, हेल्प हो जाएगी। और अगर किसी बच्चे के पास ऑलरेडी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स हों तो वो मेरे को व्हाट्सएप कर सकता है इसी नंबर पे 9667836336 और मेल भी कर सकता है। जिनको मेरी ईमेल आईडी पता हो वो आपको मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन से, ठीक है। वहां से मेल लेके जीमेल भी कर सकते हो मुझे आप। आओ अब देखते हैं यहाँ पे, तो डिटेक्शन ऑफ मल्टी कोलिनियरिटी, यानी कि मल्टी कोलिनियरिटी होता क्या है। देखो मल्टी कोलिनियरिटी दो तरह के होते हैं। एक तो होता है कि स्मॉल लेवल पे, यानी कि मल्टी कोलिनियर तो है हमारे एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल, पर इतने हाईली कोरिलेटेड नहीं है, यानी कि लो लेवल पे है कोरिलेशन के बीच में, तो उससे फर्क नहीं पड़ता। उतना डिटेक्शन है ना, उसको जरूरत नहीं डिटेक्ट करने की और ना ही उसे ठीक करने की जरूरत है। यानी कि हम जो है ना मल्टी कोलिनियरिटी को ठीक करने की कोशिश कब करते हैं और डिटेक्ट कब करते हैं, जब वो बड़े लेवल पे हो, यानी कि जब हमारा कोई भी डाटा हाईली कोरिलेटेड है तब हम जाके उसको डिटेक्ट भी करते हैं और उसको ठीक भी करते हैं, क्योंकि तब हमारे मॉडल्स में एरर आने के चांस बढ़ चुके होते हैं। लेकिन अगर कभी भी मल्टी कोलिनियर्स काफी स्मॉल लेवल पे, यानी कि ज्यादा बड़े लेवल पे नहीं है, तो हम उसे तो डिटेक्ट करते नहीं, उसे ठीक करने की कोशिश करते। तो इस बात को समझते हैं क्या लिखा हुआ है यहाँ पे। तो अ स्मॉल डिग्री ऑफ मल्टी कोलिनियरिटी, यानी कि जो मल्टी कोलिनियरिटी है अगर वो स्मॉल डिग्री पे है, यानी कि स्मॉल लेवल पे है, तो मे एग्जिस्ट इन एवरी इक्वेशन, तो वो हर एक इक्वेशन में हो सकती है। यानी कि कोई बड़ी बात नहीं है कि अगर हमारे डाटा में मल्टी कोलिनियर पाया जा रहा है लेकिन स्मॉल डिग्री यानी कि स्मॉल लेवल पे, तो फर्क नहीं पड़ता, वो पाया जाएगा। इट अ सेवियर कोरिलेशन अमंग द वेरिएबल्स which makes the inferences invalid। तो अगर मान लो कि कोरिलेशन काफी बड़े लेवल पे है, तब जो हमारे जो इन्फ्रेंसेस है ना वो इनवैलिड हो जाते हैं। There is no unique statistical method to detect multi collinearity, यानी कि हमारे पास कोई भी यूनिक स्टैटिस्टिकल मेथड नहीं है, यानी कि हमारे पास कोई एक ऐसा मेथड नहीं है, स्टैटिस्टिकल मेथड नहीं है जो हमें क्या कर दे, डिटेक्ट कर दे किसको, मल्टी कोलिनियरिटी को। बट देयर आर फ्यू रूल्स, पर कुछ रूल्स हैं, ठीक है, जिनको यूज करके हम क्या कर सकते हैं, डिटेक्शन कर सकते हैं। तो हम रूल समझते हैं, वो रूल कौन कौन से हैं। तो पहले हमारे पास क्या है, हाई आर स्क्वायर एंड इनसिग्निफिकेंट टी स्टैटिस्टिक्स, यानी कि हाई आर स्क्वायर क्या शो करता है वो समझते हैं, और इनसिग्निफिकेंट टी स्टैटिस्टिक्स का मतलब क्या होता है। तो कभी भी अगर हमारे डाटा के अंदर आर स्क्वायर की वैल्यू काफी बड़ी आ रही है, यानी कि अगर हमारा आर स्क्वायर जो मेथड होता था वो काफी बड़ी वैल्यू लेके आ रहा है, तो वो क्रिएट करता है इनसिग्निफिकेंट किसके अंदर, टी स्टैटिस्टिक्स के अंदर। यानी कि अब जो हमारा मॉडल है ना वो इंपोर्टेंट नहीं बचा, इनसिग्निफिकेंट हो गया। वही बात यहां पर लिखी हुई है, प्रेजेंस ऑफ मल्टी कोलिनियरिटी इन्फ्लेट्स स्टैंडर्ड एरर। जब भी किसी भी डाटा के अंदर मल्टी कोलिनियरिटी पाया जाता है तो वो इन्फ्लेट करता है किसको, स्टैंडर्ड एरर को ऑफ एस्टिमेटर्स। यानी कि जब भी हम एस्टिमेट करते हैं तो उसमें क्या आती हैं, गलतियां आनी शुरू हो जाती हैं, वो भी स्टैंडर्ड लेवल की। द टी स्टैटिस्टिक्स आर डिक्रीज्ड इन मैग्नीट्यूड, और इसकी वजह से होता क्या है, टी स्टैटिस्टिक्स क्या होता है, डिक्रीज होता है अपने मैग्नीट्यूड के अंदर, देयर बाय मेकिंग देम स्टैटिस्टिकली इनसिग्निफिकेंट, और जिसकी वजह से जो भी हमारा डाटा है वो स्टैटिस्टिकली इनसिग्निफिकेंट हो जाता है, यानी कि वो इंपॉर्टेंट नहीं रहता।
इफ आर स्केयर इज वेरी हाई इन एक्सेस ऑफ 0.8, अगर मान लो आपका आर स्केयर काफी बड़ा आ रहा है, आर स्केयर अगर ज्यादा बड़ा आ रहा है इन एक्सेस ऑफ 0.8, देन इट इज अ क्लासिक सिम्टम ऑफ मल्टीकोलिनियरिटी। तो ये हमारा एक तरीका होता है ये डिटेक्ट करने का, यानी कि खासकर अगर मान लो 0.8 से बड़ा आ गया, 0.81, 0.82, 0.9, ठीक है, तो अगर आपका डाटा के अंदर कभी भी आर स्केयर की वैल्यू 0.8 से बड़ी आ रही है, ये हमारा पहला सिम्टम होता है इस चीज का कि आपका डाटा में क्या है, मल्टीकोलिनियरिटी है, यानी कि अब आपका जो मॉडल है वो इनसिग्निफिकेंट हो सकता है या फिर वो स्टैंडर्ड एरर क्रिएट कर सकता है। अब इसके बाद आता है दूसरा तरीका चेक करने का, वो आता है हमारा दूसरा, हाई कोरिलेशन अमंग द एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल्स। तो मेरे चेक कर रहे हैं जब भी हमारे रिग्रेशन मॉडल के अंदर कोरिलेशन जो है एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल्स का वो काफी हाईली कोरिलेटेड है, इस बात का मतलब भी क्या है कि वो मल्टी कोलिनियर फॉलो कर रहे हैं, वो भी एक हाई डिग्री का, स्मॉल डिग्री का नहीं, हाई डिग्री का। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, बिफोर रनिंग अ रिग्रेशन मॉडल, कोई भी रिग्रेशन मॉडल बनाने से पहले इट इज एडवाइजेबल टू चेक पेयर वाइज कोरिलेशन। तो हमें चेक करना पड़ता है पेयर वाइज कोरिलेशन अमंग वेरियस इंडिपेंडेंट वेरिएबल, यानी कि हमें सारे के सारे इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स के बीच में कोरिलेशन चेक करना होता है अलोंग विद सिग्निफिकेंस ऑफ कोरिलेशन कोफिशिएंट, और साथ साथ में भी चेक करते हैं कि क्या इंपॉर्टेंस है कोरिलेशन कोफिशिएंट की। इफ दीज कोफिशिएंट आर हाई, अगर मान लो हमारे कोफिशिएंट है वो भी हाई वैल्यू प्रोवाइड कर रहे हैं, यानी कि ज्यादा है 0.8 से, देन देयर कुड बी एग्जिस्टेंस ऑफ मल्टीकोलिनियरिटी, तब भी हमारा जो डाटा है वो मल्टीकोलिनियरिटी शो कर सकता है। और जो तीसरा मेथड है उसको हमने पिछली वीडियो क्लास में डिस्कस किया था, हाई वैल्यू ऑफ वीआईएफ। आप लोगों को याद होगा वीआईएफ हमने एक मेथड बताया था, वीआईएफ का जो मतलब है वो समझते हैं। हमने प्रीवियस वीडियो में वीआईएफ का एक फुल फॉर्म देखी थी, तो हमने वीआईएफ का फॉर्मूला देखा था, फुल फॉर्म बोल रहा हूं, फॉर्मूला हमारा था 1/1 माइनस में R23 का स्क्वायर, ये हमारा सिंपल सा फॉर्मूला होता था वीआईएफ का। तो मैंने आप लोगों को ये समझाया था कि जितना ज्यादा हमारा R23, अब ये R23 क्या है, ये है कोरिलेशन बिटवीन सेकंड एंड थर्ड वेरिएबल। तो जब ये कोरिलेशन है, जितनी इसकी वैल्यू फालतू होगी ना, उतना ही हमारा जो ये है वो क्या हो जाएगा, बढ़ना शुरू हो जाएगा, है ना। जैसे जैसे हमारा ये बढ़ेगा, हमारा ये पूरा आंसर भी क्या हो जाएगा, बढ़ना शुरू हो जाएगा। और यही बात हमारा हेल्प करता है, यही बात हमारी हेल्प करती है डिटेक्शन ऑफ मल्टीकोलिनियरिटी में भी। जैसे इफ कैलकुलेटेड वीआईएफ, यानी कि जो भी हमने वीआईएफ कैलकुलेट किया है, इज हायर देन 10, अगर उसकी वैल्यू 10 से फालतू आती है, then the variables are said to be highly correlated। तब मैं कह सकता हूं कि जो भी हमारा डाटा है, जो भी हमारा वेरिएबल है, वो क्या है, हाईली कोरिलेटेड है। अब यहां पे समझते हैं, अब आता है हमारा, ये तो मैं समझा कि डिटेक्ट कैसे करेंगे, लेकिन अब हमें समझना है कि रेमेडीज क्या होंगी, यानी कि हम इसका इलाज कैसे करेंगे। रेमेडी यानी कि क्या क्या हम तरीके अपना सकते हैं जिनके जरिए हम मल्टीकोलिनियरिटी को इफेक्ट को इग्नोर कर सकें। जैसे यहां पर देखते हैं, तो रेमेडियल मेजर्स फॉर मल्टीकोलिनियरिटी, imperfect or near multicollinearity does not affect the unbiasedness and consistency of estimator। यानी कि अगर मान लो imperfect और near multicollinearity है, यानी कि एक लो डिग्री ऑफ मल्टीकोलिनियरिटी के अंदर है भी, तो उससे फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है, पता चलता है, कोई दिक्कत नहीं उसमें। does not affect the unbiasedness and consistency of estimators, the estimators still remain blue, यानी कि estimation जो है अभी blue रहेंगे, अच्छे रहेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। Therefore one of suggestions to deal with multicollinearity is to do nothing। तो ऐसे केसेस में ना हम कुछ नहीं करते, मतलब ऐसे केसेस में हम मल्टीकोलिनियरिटी को बिल्कुल नहीं छेड़ते हैं, यानी कि कोई जरूरत नहीं है कुछ भी करने की, उतना स्मॉल डिग्री का डाटा के अंदर चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, कोई ज्यादा बड़े एरर्स भी नहीं आएंगे। तो सम डिग्री ऑफ मल्टीकोलिनियरिटी एग्जिस्ट इन एवरी इक्वेशन, क्योंकि कुछ डिग्री में तो मल्टीकोलिनियरिटी वो हर एक इक्वेशन में देखी जाती है। Therefore, researchers keep working with it। कोई दिक्कत नहीं है, रिसर्चर्स अपना वही मॉडल, वही रिग्रेशन इक्वेशन, वही रिग्रेशन मॉडल को वो लोग अप्लाई कर सकते हैं अब किसी भी प्रॉब्लम को लेके, ठीक है, लेकिन उससे फर्क भी नहीं पड़ेगा। तो लेकिन जब दिक्कत कब होती है, जब हाई डिग्री में आ जाए, यानी कि मल्टीकोलिनियरिटी तो हो पर हाई डिग्री का हो, और जब भी मल्टीकोलिनियरिटी हाई डिग्री का होगा तो एरर भी हाई डिग्री के ही होंगे। जैसे यहां पे देखो, इफ द डिग्री ऑफ मल्टीकोलिनियरिटी इज हाई, अगर जो डिग्री है मल्टीकोलिनियरिटी की वो बढ़ जाए इन रिग्रेशन मॉडल, किसी भी रिग्रेशन मॉडल में, देयर आर सम रेमेडियल मेजर्स, पर हमारे पास कुछ रेमेडियल मेजर्स होते हैं टू डील विथ, उसे डील करने के लिए। एक एक करके समझते हैं, और ध्यान रखना आप लोगों को रेमेडीज याद होनी चाहिए। अगर अब तक हमने डिस्कस किया हो मल्टीकोलिनियरिटी में, क्या डिस्कस किया समझा देता हूं।
पहले तो मल्टी कोलिनियरिटी होता क्या है, सब लोगों को पता है, जब भी दो या दो से फालतू वेरिएबल्स, एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल्स आपस में हाईली कोरिलेटेड हो, उसको हम क्या बोलते हैं, मल्टी कोलिनियरिटी। और हम जानते हैं अगर हम क्लासिकल लीनियर रिग्रेशन इक्वेशन देखें यानी कि CLRM के हिसाब से हमें यहाँ पे ऐसी इक्वेशंस को नहीं लेना होता, क्योंकि उसका एक अजम्पशन है क्या, कि नो मल्टी कोलिनियरिटी। और अगर आपके डाटा के अंदर मल्टी कोलिनियरिटी आ रहा है, इसका मतलब क्या है कि वो कहीं ना कहीं एक अजम्पशन को वॉयलेट कर रहा है, और जब वॉयलेट कर रहा है उसे ठीक कर रहा है भी क्या है, बहुत जरूरी है। तो मैंने पहले देखा कि इंपैक्ट क्या होता है मल्टी कोलिनियरिटी का, नेचर कैसा होता है, वो हम प्रीवियस वीडियोस में डिस्कस कर चुके हैं। अब सिर्फ इस वीडियो में ये समझने आए हैं हम कि इसको डिटेक्ट कैसे करेंगे और उसे ठीक कैसे करेंगे। और इस मेजर्स को काफी डीप में पढ़ लेना, आपकी बुक्स में दिए हुए हैं, काफी डीप में पढ़ लेना। इसमें से पहला क्या है, ड्रॉपिंग अ वेरिएबल। ड्रॉपिंग अ वेरिएबल का मतलब क्या है कि ऐसे एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल्स को हटा दो अपने रिग्रेशन इक्वेशन में से जो मल्टी कोलिनियरिटी क्रिएट कर रहे हैं, वो भी हाई लेवल पे। जैसे अभी क्या लिखा हुआ है, ड्रॉप वन और मोर ऑफ वेरिएबल्स, एक से फालतू वेरिएबल्स को हटा दो फ्रॉम रिग्रेशन इक्वेशन, किसमें से, रिग्रेशन इक्वेशन में से, विच शोज हाई डिग्री ऑफ कोरिलेशन, जो क्या दिखाते हैं, हाई डिग्री ऑफ कोरिलेशन। दूसरा क्या आता है, प्रायरी इंफॉर्मेशन। इंफॉर्मेशन क्या होती है, इट रेफर्स टू इंफॉर्मेशन दैट रिसर्चर्स हैज अबाउट रिग्रेशन कोफिशिएंट। इसका मतलब ये है कि हमें ना यहाँ पे रिसर्चर्स को कुछ पहले की इंफॉर्मेशन होती है, मतलब कुछ प्रायर्स इंफॉर्मेशन होते हैं उनके पास, पहले की इंफॉर्मेशन के हिसाब से वो ठीक करने की कोशिश करते हैं। जैसे मान लो कोई भी डाटा पहले भी तो कलेक्ट किया होगा, और जब पहले भी कलेक्ट किया हुआ था तो पहले भी गलतियां आई होंगी, पहले भी मल्टी कोलिनियरिटी क्रिएट की होगी, तो उसके हिसाब से भी कई बार वो क्या करते हैं, डाटा को ठीक करने की पूरी कोशिश करते हैं, यानी कि प्रीवियस इंफॉर्मेशन को यूज करके वो डाटा को ठीक करने की कोशिश करते हैं। तो वही बात यहाँ पे लिखी हुई है, अब प्रायर इंफॉर्मेशन, इट रेफर्स टू इंफॉर्मेशन दैट रिसर्चर्स हैज अबाउट रिग्रेशन कोफिशिएंट बेस्ड ऑन प्रीवियस इंपिरिकल वर्क। आप लोगों को याद होगा इंपिरिकल वर्क का मतलब क्या होता है, जो हम एक्सपीरियंस और एक्सपेरिमेंट के बेस पे करते हैं। तो जो रिग्रेशन है, जो रिसर्चर्स है वो ऐसी इंफॉर्मेशन को यूज करते हैं जो उन्होंने पहले गेन की हुई है इंपेरिकल वर्क के जरिए और रेलिवेंट थ्योरेटिकल कंस्ट्रक्ट के जरिए। सच इंफॉर्मेशन कैन बी यूज्ड टू, और ऐसी इंफॉर्मेशन हम यूज करते हैं मॉडिफाई रिग्रेशन इक्वेशन, ताकि हम क्या कर सके, अपनी रिग्रेशन इक्वेशन को मॉडिफाई कर सके एंड डील विद मल्टी कोलिनियरिटी, और साथ साथ मल्टी कोलिनियरिटी से डील भी कर पाएंगे। इसके बाद क्या आएगा हमारा थर्ड टॉपिक, इंक्रीजिंग सैंपल साइज। हम अपने सैंपल साइज को भी इंक्रीज कर सकते हैं, यानी कि हम डाटा के अंदर कुछ और वेरिएबल्स को, जैसे यहाँ पे था ना ड्रॉपिंग अ वेरिएबल्स, यहाँ पे हम क्या करते थे कि डाटा को छुपा करने की कोशिश करते थे, यानी कि ऐसे वेरिएबल को हटाते थे जो ज्यादातर मल्टी कोलिनियरिटी क्रिएट करते थे। अभी तो इसका उल्टा ये आया हमारा इंक्रीजिंग सैंपल साइज। इसका मतलब ये कि जो अपनी विड्थ है ना सैंपल की, उसे इंक्रीज कर दो ताकि मल्टी कोलिनियरिटी आने चांस क्या हो जाए, कम से कम हो जाए। तो इसमें क्या लिखा हुआ है, इंक्रीजिंग सैंपल साइज रिड्यूसेस विड्थ ऑफ कॉन्फिडेंस, जिसकी वजह से क्या होता है, रिड्यूस कर देता है वो विड्थ ऑफ कॉन्फिडेंस को, इंटरवल मेक एंड इन्फ्रेंसेस मोर रिलायबल, और जिसकी वजह से क्या होता है, जो हमारे इन्फ्रेंसेस होते हैं, यानी कि जो भी हमारा डाटा है वो क्या हो जाएगा, मोर रिलायबल हो जाएगा। अब इसके बाद क्या आता है हमारा लास्ट पॉइंट और फोर्थ, वो है ट्रांसफॉर्मिंग द डाटा। डाटा को ट्रांसफॉर्म करना, इसके दो तरीके होते हैं। हम डाटा को ट्रांसफॉर्म करके भी मल्टी कोलिनियरिटी को हटा सकते हैं, यानी कि एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल्स में जो मल्टी कोलिनियरिटी आई हुई है हटा सकते हैं। तो ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल्स हेल्प टू डील विद मल्टी कोलिनियरिटी, ये भी हेल्प करते हैं डील करने में, किसके साथ, मल्टी कोलिनियरिटी के साथ। जिसमें से फर्स्ट क्या है, डिफरेंसिंग एंड रेशियो ट्रांसफॉर्मेशन, मतलब आप डिफरेंस क्रिएट कर सकते हो या फिर रेशियो ट्रांसफॉर्मेशन यूज कर सकते हो। दूसरा, रेशियो ट्रांसफॉर्मेशन भी अपने आप में सिंगली भी अपने आप में एक तरीका है, मतलब अगर मैं सिर्फ रेशियो ट्रांसफॉर्मेशन भी यूज कर लूं तब भी मैं डाटा में से मल्टी कोलिनियरिटी को हटा सकता हूं। यानी कि जो हमारा फोर्थ टॉपिक था ना, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल, इसके दो तरीके थे, एक डिफरेंसिंग एंड रेशियो ट्रांसफॉर्मेशन और दूसरा सिर्फ और सिर्फ रेशियो ट्रांसफॉर्मेशंस। तो ये सारे जो टॉपिक्स है ना रेमेडीज, इसके काफी डीप में आपके बुक में आपको मिल जाएगा, जो आपको याद करना होगा आप वहां से भी पढ़ लेना उसे एक बार, ठीक है। और याद तक तो हमारा क्लियर हो ही चुका है। तो इस वीडियो में ये देखा कि डिटेक्ट हम मल्टी कोलिनियर डिटेक्ट कब करेंगे, यानी कि जब हमारा मल्टी कोलिनियर जो है काफी हाई लेवल पे होगा, यानी कि हाई डिग्री का होगा। स्मॉल डिग्री का हो गया वो तो हर एक इक्वेशन में रहता है, उससे फर्क भी इतना नहीं पड़ेगा, ना ही एरर्स आएंगे। तो हम डिटेक्ट कब करेंगे, जब हमारे डाटा में मल्टी कोलिनियरिटी काफी बड़े लेवल पे हो। फिर हमने देखा है डिटेक्ट करने के मेथड कौन कौन से हैं। फिर हमारे पास क्या है, रेमेडीज, यानी कि रेमेडीज यानी कि कौन कौन से ऐसे तरीके हैं जिनके जरिए हम उसे इंप्लीमेंट करके उस चीज को हटा सकते हैं, यानी कि मल्टी कोलिनियरिटी से डील कर सकते हैं। तो इस वीडियो में हमारा कंप्लीट हो चुका है मल्टी कोलिनियरिटी। अगली वीडियो से हम साथ बात करेंगे हेटेरोस्केडास्टिसिटी के ऊपर।
तो ये दो टॉपिक डिस्कस करने हैं हमें। और अगर भाई वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक के बिना मत जाना और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना ऐसी वीडियोस के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जहां पे हम बात करेंगे हेड्रोस्केडास्टिसिटी के नेचर के ऊपर। तो जिसको जो उतारना है उतार सकता है मैटर ऑन बोर्ड के सामने से।